के स्क्रीन इज विजिबल, सबको स्क्रीन नजर आ रहा है? स्क्रीन दिख रहा है क्या? बोलिए। दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक है, रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंसिडेंट। ठीक है। अब इंसिडेंट क्या होता है, एक्सीडेंट क्या होता है, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहली चीज, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन। इंसिडेंट इन्वेस्टिगेट कैसे करना है हमको? Accident domino theory. Accident incident happen as a result of sequence of event. The theory is that if you interfere at any state, the accident will not occur, and therefore there will be no loss or injury. Accident domino theories. Domino जो था एक मतलब व्यक्ति था, प्रोफेसर था, फ्रैंक बर्ट डोमिनो। ठीक है। फ्रैंक बर्ट डोमिनो ने एक ऐसी थ्योरी बनाई मतलब 1990 में, जो आज भी वो थ्योरी के हिसाब से हम काम करते हैं। उसने क्या बोला है कि एक सीक्वेंस है एक्सीडेंट का, ये सीक्वेंस दिख रहा है, लैक ऑफ कंट्रोल, अंडरलाइंग कॉज, डायरेक्ट कॉज, एक्सीडेंट, लॉस ऑफ इंजुरी। तो ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस में अगर एक चीज कम कर दी जाए तो एक्सीडेंट नहीं होगा। समझ गए? ये एक स्तंभ है एक्सीडेंट के, लैक ऑफ कंट्रोल, अंडरलाइंग कॉज, डायरेक्ट कॉज, एक्सीडेंट, लॉस ऑफ इंजुरी। इस में से, ये स्तंभ में से एक स्तंभ अगर हमने एक स्तंभ को अगर हमने पकड़ लिया, सेव कर दिया, तो एक्सीडेंट नहीं होगा। जैसे कि देखो, फ्रैंक बर्ट डोमिनो थ्योरी के 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये जैसे मैंने बताया, सोशल एनवायरनमेंट, हमारा जो सामाजिक वातावरण कैसा है, इस पे भी हम डिपेंड करता है। कल्चर कैसा रहेगा, मान लो अभी हमारे घर पे काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, ठीक है, और 5 आदमी वहां पे काम कर रहे हैं। 5 आदमी में से एक आदमी थोड़ा ऐसा है जो अनसेफ बिहेवियर का है, मजाकिया किस्म का है, ठीक है, तो वो एक आदमी के वजह से वो क्या होता है, कल्चर खराब होने की संभावना होती है। ठीक है। दूसरा है फॉल्ट ऑफ पर्सन। जैसे कि मैंने बताया, अब वो इंसान में क्या फॉल्ट है, हो सकता है उसका एटीट्यूड ही ऐसा हो। अब वो एटीट्यूड के वजह से बाकी लोगों में भी इफेक्ट होता है ना। तो ये कारण होता है अनसेफ एक्ट और कंडीशन। अब देखो, अगर मान लो वहां पे काम चल रहा है, जैसे मैंने एक आदमी बताया, उसको ऊपर ईंट चाहिए लगाने के लिए, तो ईंट फेंक के देता है ऊपर आदमी को, तो ये क्या हो गया है, गलत तरीका है ईंट फेंकने का। तो इससे क्या होगा, बाकी के लोग भी क्या करेंगे, ईंट फेंक के देंगे उसको। ये क्या हो गया, वातावरण खराब कर रहे हैं अपन लोग। और कंडीशन क्या है, वहां पे जो आप लोग खड़े हो, प्लेटफॉर्म बराबर नहीं है, पुअर प्लेटफॉर्म है, मतलब ऐसा लटकता हुआ है, या फिर आप जो रस्सी इस्तेमाल कर रहे हो, रस्सी थोड़ी सी कटी पटी है, मतलब डैमेज है, तो वो रस्सी कभी टूट सकती है, फिर भी हम उसको इस्तेमाल कर रहे हो। क्या है, कंडीशन है हमारी, हम वो कंडीशन में काम कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट होने के बाद क्या होगा, उसका परिणाम इंजुरी, जख्म होगा, या डेथ भी हो सकती है। अब डोमिनो ने हमको बताया है, ये पांचों जो चीजें है, ये 5 चीजों में से एक चीज, यदि एक चीज में अगर हम सतर्कता बरतते हैं, या एक चीज को संभाल के रखते हैं, तो एक्सीडेंट नहीं होगा। सोशल एनवायरनमेंट,
उसमें हम सुधार कर लिए तो सभी लोग अलर्ट रहेंगे। फॉल्ट ऑफ पर्सन, एक आदमी अगर गलत है तो उसको निकाल देने का वहां से, तो जो कल्चर खराब कर रहा है। अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन, जैसे मान लो एक आदमी बिना हेलमेट के काम कर रहा है या फिर काम में लापरवाही कर रहा है, उल्टे सीधे काम कर रहा है। अगर आदमी गलती कर रहा है तो उसको अनसेफ एक्ट बोलेंगे, गलत काम करना मतलब अनसेफ एक्ट। और कुछ इक्विपमेंट, खराब इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहा है, वो इक्विपमेंट खराब है तो वो क्या बोलते हैं, उसको हम अनसेफ कंडीशन। मान लो वो एरिया, जैसे हम एक क्रेन लगा रहे हैं जमीन में और वो ग्राउंड कंडीशन थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ है, तो वो क्या, उसको क्या बोलेंगे हम, अनसेफ कंडीशन। ठीक है, तो वो अनसेफ कंडीशन को सुधारना या फिर उसको इम्प्रूवमेंट करना। तो ये तीन चीजों में अगर हमने दक्षता बरती तो फिर क्या है, एक्सीडेंट नहीं होगा। यही डोमिनो का थ्योरी है। ठीक है, ये 5 चीजों में हमको कंट्रोल करना है। 5 में से ऊपर के जो 3 है, ये एक चीजों को अगर हम पकड़ ले तो एक्सीडेंट नहीं होता। ये एक सीक्वेंस है एक्सीडेंट का, शुरुआत। अब इसको हम ट्रायंगल के थ्रू देखते हैं। डोमिनो थ्योरी का जो ट्रायंगल है, इंसिडेंट रेशो मॉडल। अभी देखो, अनसेफ एक्ट, बिहेवियर और कंडीशन। अब अगर आदमी मान लो ऊपर, मान लो लिफ्टिंग शिफ्टिंग हो रहा है और वो लिफ्टिंग शिफ्टिंग के नीचे आ रहा है वो आदमी, तो क्या हो गया, ये अनसेफ एक्ट हो गया। समझ में आ गया? अब क्या होगा, जो मटेरियल हम लिफ्ट कर रहे हैं उसका जो सीलिंग है, वायर रोप सीलिंग, वो डैमेज है, वो क्या है, अनसेफ कंडीशन है। और वहां के लोगों को हम बता रहे हैं, जैसे मान लो अभी मैंने कोई इंजीनियर को बोल दिया, भाई ये तू गलत कर रहा है, अभी के अभी काम बंद कर। अब इंजीनियर पे है प्रेशर बहुत काम का, वो क्या करेगा, मेरे को, मेरा बात सुनेगा? वो बोलेगा सर मैं कर लूंगा, आप अभी जाइए, अभी मेरे को काम का प्रेशर है। बराबर है, यही है ना? तो उस चक्कर में क्या होगा, वो अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन को इग्नोर कर रहा है वो। समझ में आ गया? मतलब वो जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं उसको वो फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, वो कंडीशन को भी फॉलो नहीं कर रहा और जो आदमी गलत काम कर रहा है उसको भी फॉलो नहीं कर रहा। उसको सिर्फ एक ही मकसद है उसका, उसको टारगेट पूरा अचीव करना है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या कर, यहाँ पे क्या हो गया, उसने रिपोर्ट नहीं किया अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन। मतलब उसने बताया ही नहीं कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है करके मेरे साइड में। हम लोग ऑडिट करते हैं तो ऑब्जर्वेशन कितने कम आ रहे हैं हमको। ऑब्जर्वेशन क्या आते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर नॉट अवेलेबल, फर्स्ट एड बॉक्स नॉट अवेलेबल, यही ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं हमारे यहाँ। कोई बड़े ऑब्जर्वेशन आए हैं अभी तक? मान लो एक आधा आदमी बिना सेफ्टी बेल्ट के ऊपर चढ़ा है या सेफ्टी बेल्ट खराब है, अरे मेजर मेजर ऑब्जर्वेशन आप लोग दो। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जहां पे अगर हम हमारे यहाँ गलत काम चल रहा है हम उसको छुपाते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है, अनसेफ एक्ट बिहेवियर कंडीशन, 3000 अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशन होते हैं, तब जाके 300 नियर मिस होते हैं। नियर मिस क्या है, एक एक ऐसी घटना जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकती थी और आपको जोखिम भी दे सकती थी, इसको हम नियर मिस कहते हैं। कई लोग क्या करते हैं, अनसेफ कंडीशन और अनसेफ एक्ट को नियर मिस मानते हैं। एक सिंपल सा उदाहरण बता रहा हूं, ये मोबाइल दिख रहा है सब लोगों को, ये मेरा मोबाइल, एक मिनट, ये सब लोगों को मेरा मोबाइल दिख रहा है क्या? बोलो, दिख रहा है सबको मोबाइल ये? सर यस सर। अब मान लो मैंने हाँ, यहाँ सर। पे मोबाइल रखा, ये एज में रखा मोबाइल, ये क्या हो गया, अनसेफ कंडीशन हो गया, ये गिर सकता है। ये क्या हो गया, अनसेफ कंडीशन हो गया, ये मोबाइल यहाँ पे रखा है। और मान लो अब ये मोबाइल गिर गया यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे एक आदमी काम कर रहा है, उसके बाजू में गिरा मोबाइल, ये मोबाइल का एग्जांपल दे रहा, कोई बड़ा मटेरियल भी हो सकता है, उसके बाजू में गिरा, तो क्या हो गया, नियर मिस। समझ में आ गया?
ये होता है नियर मिस और अनसेफ कंडीशन का अर्थ। अभी क्या है, कई लोग क्या करते हैं, वो एक्सकेवेशन है, उसके बाजू में बड़ा पत्थर रखा रहा, तो मेरे को बताते हैं सर ये बड़ा पत्थर है, ये मैंने नियर मिस देख लिया। अरे वो नियर मिस नहीं है, वो अनसेफ कंडीशन है। वो पत्थर गिरने के बाद, वो पत्थर गिर गया आदमी के बाजू में, तब नियर मिस होता है। मतलब संभावना, मतलब अनसेफ कंडीशन, और गिर गया मतलब हो चुका है, वो नियर मिस है। मतलब गिरना और गिर जाना फर्क है ना उसमें। तो ये एक नियर मिस कहलाता है। समझ गया? नियर मिस का अर्थ मैं सिंपल वे में बता रहा हूं, आगे अभी पढ़ेंगे अपन। उसके बाद 300 नियर मिस भी हमने, 300 नियर मिस हुए और हमने उस पर कार्रवाई नहीं किए, तो 29 माइनर इंजुरी होंगी। ठीक है? अब 29 माइनर इंजुरी बोली तो क्या हो सकता है, चोट लग सकती है छोटी मोटी, है ना, ये हो सकता है। अब ये 29 माइनर इंजुरी के बाद भी हम नहीं सुधरे, हमने हमने उस पर एक्शन नहीं लिए, तो एक सीरियस इंजुरी या डेथ होंगी। समझ में आ गया? ये है इंसिडेंट रेशो मॉडल। तो अगर हमने यहीं से स्टार्ट कर लिए, इसी पे हमने कंट्रोल किए, ये तो क्या है, बिगेस्ट परसेंटेज ऑफ इंजुरी कॉजिंग पोटेंशियल, ये जो चीजें है इसमें अगर हमने कंट्रोल किए ना, और उसके बाद जो नियर मिस हम रिपोर्टिंग करें इसमें भी कंट्रोल किए ना, तो ये जो चीजें हैं नहीं होंगी, एक्सीडेंट नहीं होंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग ऑब्जर्वेशन दो। ऑडिट में आपको मेजर ऑब्जर्वेशन देना है। आप लोग वो छोटे मोटे ऑब्जर्वेशन देते हो, फायर एक्सटिंग्विशर नॉट अवेलेबल, फर्स्ट एड बॉक्स नॉट अवेलेबल, जो भी ऑडिट हो रहा है, समझ गए? तो आपको बड़े ऑब्जर्वेशन देना है। रीजन फॉर रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग का रीजन क्या है? एक मिनट, क्लियर मिस, हाँ, व्हाट इज इंसिडेंट? इंसिडेंट क्या होता है? Incident, HSC incident, an unplanned or unusual event or series of event and circumstances that resulted in adverse and undesirable safety process, safety, health, fire and environmental consequences. एक्सीडेंट एक बिना प्लान की हुई घटना है, ठीक है, जिसका कोई भी प्लान नहीं होता, अचानक होने वाली घटना मतलब एक्सीडेंट, जिसका परिणाम या तो इंजरी होंगी, या फिर डेथ होंगी, या फिर आपका प्रॉपर्टी डैमेज होगा। ठीक है? अनडिजायरेबल कंसिक्वेंसेस रिलेटेड HSC इंसिडेंट इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू द फॉलोइंग। ये जो एक्सीडेंट है ये यही नहीं रुकता, इसके क्या क्या विपरीत परिणाम होते हैं। ये तो डायरेक्ट कॉज होगा, अब इनडायरेक्ट कॉज क्या है, इसके आगे परिणाम क्या हो सकते हैं? देखो, हमको जख्म मतलब तकलीफ होंगी, इंजुरी होंगी, इलनेस होंगी, बीमारियां होंगी उससे। फिर उसके बाद सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, एनवायरमेंट में भी इसका मतलब असर होगा। अनफेवरेबल इम्पैक्ट ऑन पब्लिक, पब्लिक में भी क्या होगा, मतलब पब्लिक के जो फेवर में नहीं है, वो बिना पब्लिक के फेवर के विपरीत वो मतलब उन पे असर होगा। अपने बच्चों पे भी असर होगा एक्सीडेंट का। अगर कोई हमने एक्सीडेंट देखे तो हमको कैसा असर हो जाता है, हमारे दिमाग में कितनी निगेटिविटी आ जाती है, तो आप जानती है। उसके बाद सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी डैमेज, आपकी जो महत्वपूर्ण संपत्ति है वो डैमेज हो जाएंगी, उसका नुकसान होगा। बिजनेस इंटरप्शन, आपको बिजनेस में बाधाएं आएंगी। डैमेज टू रेपुटेशन, आपका रेपुटेशन खराब होगा उसमें। ठीक है ना? तो यह एक्सीडेंट का, एक्सीडेंट की वजह से होने वाले नुकसान है हमको, समझे?
अभी देखो, इंसिडेंट और एक्सीडेंट, इसका एक मैं थोड़ा सा एक डिफरेंस भी बता देता हूँ। यहाँ पे इंसिडेंट लिखा हुआ है, एक्सीडेंट भी होता है। इंसिडेंट एक घटना है, एक ऐसी घटना जिसमें मतलब वो बिना प्लान की हुई घटना है जो अचानक होती है, लेकिन उसमें सिर्फ प्रॉपर्टी डैमेज होती है, लेकिन किसी को कोई चोट नहीं लगती। मान लो यदि ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा मोबाइल ऊपर से नीचे गिरा, ये क्या है? इंसिडेंट है, ठीक है, इसमें किसी को कोई नहीं लगी, ये इंसिडेंट। लेकिन मेरा मोबाइल खराब हो गया, टूट गया, समझ गया? मतलब क्या, ये प्रॉपर्टी डैमेज होगी, लेकिन किसी इससे प्रॉपर्टी डैमेज होने से किसी को चोट लगी क्या? नहीं लगी, समझ गए? इसको बोलेंगे हम इंसिडेंट। लेकिन अब इसी इसी के एवज में मोबाइल फिर से नीचे गिरा और किसी के सर पे गिरा और उसका सर फूट गया, उसको सर को स्टिचेस लगे, तो ये काय में काउंट होगा? एक्सीडेंट में, समझ गए? उसमें प्रॉपर्टी डैमेज। तो मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूं, हम एक्सीडेंट को इंसिडेंट बोल सकते हैं, लेकिन इंसिडेंट को एक्सीडेंट नहीं बोल सकते। समझ में आ गया आप लोगों को? बोलो, यहां तक समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है इसके, इससे रिलेटेड सवाल जवाब, क्वेश्चन का? जो सेफ्टी वार्डन यहाँ पे है ना, उन लोगों ने थोड़ा सा ध्यान दो, उनके लिए ये जरूरी चीजें है। क्योंकि एक्सीडेंट जब होता है ना, तो हमको रिपोर्टिंग कैसे करना है इसके बारे में हमको जानकारी रहना बहुत जरूरी है। किसी को पूछना है? बोलो, किसी का कुछ शंका कुशंका, सवाल जवाब बोलो। अरे किसी को कुछ पूछना है? नो सर। बोलो। नहीं, मैं एक एक से सवाल करूंगा, बीच में क्रॉस क्वेश्चन करते रहूंगा, इसीलिए सब लोग ध्यान पूर्वक देखो। देखो, मेरा मकसद क्या है कि सभी लोग अवेयर हो। ये मेरा ट्रेनिंग का मकसद ऐसा नहीं कि मैं बस अपना अपनी ड्यूटी करूं और घर जाऊं, ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद क्या है, मैं जो ट्रेनिंग ले रहा हूँ इसका इफेक्ट हो, सबको समझे। नहीं तो मेरे को क्या है, मैं तो सबका अटेंडेंस ले लूंगा 10 मिनट में और सबको बता दूंगा एक्सीडेंट इंसिडेंट नियर मिस क्या होता है, और फिर प्रोग्राम खत्म करके निकल जाऊंगा। मेरे को क्या है, पर मेरा मकसद ये कि मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ तो आपको समझे। समझ में आ रहा है ना एक्सीडेंट और इंसिडेंट क्या है? एक्सीडेंट में इंसान जख्मी होता है, उसको डैमेज होता है, वो मर भी सकता है, इसको हम एक्सीडेंट बोलेंगे। इंसिडेंट क्या है? कोई भी ऐसी घटना, जैसे मान लो कि जिसमें हमारा प्रॉपर्टी डैमेज होता है, जैसे हमारा घर टूट के गिर गया भूकंप से, लेकिन हमको कुछ नहीं हुआ, क्या होगा? वो इंसिडेंट होगा, हम बच गए, उसमें जख्म नहीं, मतलब हमको शारीरिक जोखिम नहीं होती, उसमें सिर्फ प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। लेकिन एक्सीडेंट में हमको नुकसान होता है, हम मर भी सकते हैं, हमको जोखिम भी होता है और हमको नुकसान भी होता है। तो हम एक्सीडेंट को इंसिडेंट बोल सकते हैं, लेकिन इंसिडेंट को एक्सीडेंट नहीं बोल सकते, ठीक है? अब देखो, क्लासिफाइंग इंसिडेंट या एक्सीडेंट, अब इसमें हम क्लासिफाइंग कैसे करते हैं? LWC, लॉस्ट वर्क डे केसेस। आपने, मेरे को लगता है अभी जो सेफ्टी की एग्जाम असेसमेंट दिया तो उसमें ये सब सवाल जवाब आए होंगे आप लोगों को। LWC, lost work cases. If an employee is unable to work on a subsequent scheduled shift because of work-related injury or illness, the case is classified as LWC. The shift on which case occurred is not counted as lost work day. ठीक है? अभी क्या होता है, मान लो यदि कोई एम्प्लॉय उस शिफ्ट में काम कर रहा है और वो शिफ्ट में मान लो कोई एक्सीडेंट होता है, और वो एक्सीडेंट होने के बाद वो 24 घंटा यदि ड्यूटी ज्वाइन नहीं करता है, वो एक्सीडेंट होने के बाद ड्यूटी ज्वाइन नहीं करता है, और वो
2-3 बार वो 24 घंटे के बाद ड्यूटी ज्वाइन नहीं करता, उसके बाद करता है, तो वो काउंट होता है लॉस्ट वर्क डे केसेस में, क्योंकि उसके वजह से काम हैम्पर हुआ तो हम क्या बोलेंगे, लॉस्ट वर्क डे। वो दिन हमारा खराब हो गया ना, मान लो एक इलेक्ट्रिशियन है, उसका एक्सीडेंट हो गया और दूसरे दिन हमको काम है इलेक्ट्रिक का, तो क्या हो गया, हमारा तो नुकसान हो गया ना, इसीलिए क्या बोलेंगे, लॉस्ट वर्क डे केसेस। 24 घंटे, अब मान लो उसको उसका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन वो दवाखाने करके दूसरे दिन बराबर समय पर आया, 24 घंटे के अंदर ड्यूटी ज्वाइन कर लिया उसने और काम में भी लग गया, तो वो लॉस्ट वर्क डे में नहीं आएगा। ये समझ जाओ, लॉस्ट वर्क डे केस मतलब मेजर इंजरी होता है, फ्रैक्चर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब वो ड्यूटी ज्वाइन ही नहीं कर सकता, समझे। ये होता है LWC, लॉस्ट वर्क डे केस। अब RWC क्या है, रिस्ट्रिक्टेड वर्क डे केस। अब रिस्ट्रिक्टेड वर्क डे केस क्यों बोलते हैं, एन RWC इन केस विच of work related injury or illness prevent the employee from working a complete shift or from doing any task that are part of his or her regularly scheduled job but which does not result in lost work day case। इसका एक सिंपल सा उदाहरण है, मान लो वो उसका एक्सीडेंट हुआ सामने वाले का, लेकिन वो 24 आवर के अंदर ड्यूटी ज्वाइन कर लिया, लेकिन उसने उसका जो रेगुलर जॉब है वो जॉब करने के एवज में वो हल्का काम कर रहा है, तो वो रिस्ट्रिक्टेड वर्क डे केस में आ जाएगा। मान लो यदि कोई मजदूर है, वो सीमेंट की बैग उठा रहा है और उसका वो 24 घंटे के अंदर ज्वाइन किया, वो क्या करेगा, सिर्फ सीमेंट की वो क्या करेगा, सिर्फ सीमेंट की बैग में नंबरिंग कितने सीमेंट की बैग अंदर जा रही है, उसके एवज में उसको क्या बोलेंगे हम, रिस्ट्रिक्ट। समझ में आ गया, तो वो केसेस को हम LWC में काउंट नहीं। बोलो यहां तक सबको समझ में आया, बताओ, बोलो। हाँ सर। आफ्ताब, समझ में आया क्या? यहाँ पे खाली मोबाइल में चालू कर, क्या बोलो क्या बोल रहे थे, खाली मोबाइल में मीटिंग चालू करके हमको दूसरा काम नहीं करना है, हमको दिमाग में भी तो ठीक है। अरे स्क्रीन नजर आ रहा है ना सबको, हाँ स्क्रीन तो नजर आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब MTC, मेडिकल ट्रीटमेंट केस, एंड MTC is work related case for treatment is indicated but that does not result in lost work or work restriction। अब मेडिकल ट्रीटमेंट केस क्या होता है, मान लो उसको इंजरी हुई है, अभी उसका हाथ कट गया है समझ जाओ, और बहुत ब्लड बह रहा है, और हमने फर्स्ट एड कर दिया है, हमने उसको पट्टी वट्टी लगा दिया है, ठीक है, फर्स्ट एड कर दिया है, लेकिन फिर भी क्या है, उसको तो लोहे से लगा है ना, तो उसको इन्फेक्शन, तो हम क्या करेंगे, उसको टिटनेस का दवाखाने में लेके जाएंगे और उसको टिटनेस का इंजेक्शन लगाएंगे और उसको दवाई देंगे, तो वो जो एक्सीडेंट हो गया लेकिन बाद में वो अपना ड्यूटी ज्वाइन कर लेगा, तो वो केस को हम क्या बोलेंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट केस। मतलब फर्स्ट एड के बाद जब हम दवाखाने ले जाते हैं वो पर्सन को और उस दवाखाने में उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो उसको हम मेडिकल ट्रीटमेंट केस में काउंट करते हैं। अब FAC, फर्स्ट एड केस,
A minor injury that calls only simple treatment and does not call on follow-up treatment by healthcare professional is an FAC. फर्स्ट एड में क्या होता है, मान लो छोटा सा ऐसा कट लग गया हमको, तो हम क्या करेंगे, ऑइंटमेंट लेके ऐसे वो पहले तो डेटॉल से साफ करेंगे, फिर सोप्रामाइसिन ट्यूब लगाएंगे, उसके ऊपर पट्टी हम लगा लेंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। वो क्या होता है फर्स्ट एड केस, मतलब हमने फर्स्ट एड से मेडिसिन निकाल के अपना ट्रीटमेंट कर लिया, खुद का ट्रीटमेंट ही कर लिया। फर्स्ट एड मतलब प्राथमिक उपचार, बिना डॉक्टर के हम अपना ट्रीटमेंट कर लिए छोटे मोटे चोट के लिए, अब बड़े चोट के लिए नहीं, हाँ छोटे मोटे चोट के लिए, उसको हम फर्स्ट एड में काउंट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो बोलो कोई। यस सर। किसी को कुछ सवाल जवाब करना है, कुछ पूछना है? अब क्या करना है, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, पर्पस ऑफ एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन भी होता है, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन भी होता है। ठीक है, तो हमारा पर्पस क्या है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का? द प्राइमरी पर्पस ऑफ कैरिंग आउट इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन टू प्रिवेंट रीऑकरेंस। इस हमारा एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करने का पर्पस यह है कि वो एक्सीडेंट फिर से दोबारा ना हो, उसकी रोकथाम हो सके, इसीलिए हम एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। कभी भी आपके एरिया में अगर छोटी मोटी चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है, तो आपको मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना जरूरी है ताकि हम फॉल्ट फाइंडिंग कर सके। हेंस एन इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस फोकस ओनली फाइंडिंग फैक्ट नॉट फॉल्ट। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है उसमें हमको एक ही फोकस है हमारा कि हमको फैक्ट ढूंढना है, किसी का फॉल्ट नहीं ढूंढना है। नहीं तो हम बस एक्सीडेंट हो गया और हम वो आदमी को आके चमका रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। वो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का पर्पस नहीं है। उसको आके प्यार से बिठाना है, उसको दोस्ताना टाइप उससे बात करना पड़ेगा आपको, उसको चिल्लाना नहीं है। समझ में आ गया? उसको चिल्लाना नहीं है, नहीं तो वो डर जाएगा तो झूठ मूठ इंफॉर्मेशन देगा। प्यार से बात करना है हमको। देखो इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, अभी देखो ये जो 8 प्रोसेस है ना, ये जितने भी सेफ्टी वार्डन है वो देख लो, ये आपको काम आएंगे, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, दिस इज एन 8 स्टेप प्रोसेस। ये 8 स्टेप है। मेक इनिशियल रिस्पॉन्स एंड रिपोर्ट। पहली तो चीज हमको मालूम है क्या, प्राथमिक प्रथम ये चेक करना है कि हमको रिस्पॉन्स क्या क्या आ रहा है। हमको फिजिकल, उसके बाद ह्यूमन, ऐसे हमको देखना है। हमको पहले वहां पे जाके रिस्पॉन्स देखना है एक्सीडेंट की जगह में जाके, समझ गए? फॉर्म इन्वेस्टिगेशन कमिटी, उसके बाद हमको एक कमिटी, उसकी इन्वेस्टिगेशन कमिटी गठित करना है जिसमें आपके इंचार्ज भी होंगे। ठीक है, एचओडी, सीओडी और कोर टीम। ठीक है, ये ऐसी हमको एक इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म करना है। उसके बाद मतलब उसमें रहता है ना, आई विटनेस कौन है, इंजीनियर कौन है, सुपरवाइजर कौन है, ये ऐसी कमिटी हमको गठित करना पड़ता है। और डिटरमाइन द फैक्ट, अब हमको रूट कॉज उसमें निकालना है। ठीक है, उसमें रूट कॉज क्या है। उसके बाद डिटरमाइन द की फैक्टर्स, अब उसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, मतलब किस वजह से हुआ, हमको एग्जामिन करना है उसमें, क्यों एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ। वाई एनालिसिस आपने सुना है ना, उसी को बोलेंगे हम डिटरमाइन द की फैक्टर। डिटरमाइन सिस्टम टू बी स्ट्रेटन, अब जो भी आपने जानकारी इकट्ठा की है उसको, उसमें बल है क्या, उसमें मजबूती है क्या, वो भी आपको निर्धारित करना है। आपको निर्धारित करना है कि आपने जो इन्वेस्टिगेशन किया है वो सही है क्या गलत है। फिर उसके बाद आपको करेक्टिव एक्शन लेना है उस पर, समझ गए? उस पे आपको करेक्टिव एक्शन लेना है। कैसे लेंगे वो हम आगे भी पढ़ेंगे। और डॉक्यूमेंट एंड कम्युनिकेट द फाइंडिंग,
जो भी आपने रूट कॉज ढूंढा है उसको डॉक्यूमेंटेट करना है और आपको कम्युनिकेट करना है सभी लोगों को, और उसका फॉलो अप लेना है कि वहां पे वो सुधारना हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्या? किसी को कोई डाउट है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको मालूम है क्या असेसमेंट में आएगा, अगर आप सेफ्टी का असेसमेंट देंगे या सोलर का असेसमेंट देंगे तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। ठीक है, आगे बढ़ू? किसी को कोई डाउट है इसमें? चलो, पहला स्टेप देखते हैं हम, इनिशियल रिस्पॉन्स एंड रिपोर्ट। जैसे कि मैंने बताया कि वहां पे जाके हमको रिस्पॉन्स देखना है क्या है। अब इनिशियल रिस्पॉन्स कैसा होता है? दिस स्टेप हैज थ्री स्टेजेस, इसमें 3 स्टेप है। पहला स्टेप है इनिशियल रिस्पॉन्स। पहले हमको वहां पे फिजिकली रिस्पॉन्स क्या है, वहां पे कल्चर कैसा है, ये चीज देखना है। उसके बाद क्लासिफाइंग करना है, उसको वर्गीकृत करना है, जगह कौन सी है, आदमी कौन था, और वहां पे उसके साथ कौन काम कर रहा था, और सुपरवाइजर कौन था, इंजीनियर कौन था, ये चीज का हमको ध्यान रखना है। उसके बाद कैसी हुआ, क्या हुआ। उसके बाद रिपोर्टिंग, वो फिर हमको रिपोर्ट करना है। ये मतलब पहला हमारा रिस्पॉन्स यही रहेगा, स्टेप 1 इनिशियल रिस्पॉन्स by the person present at that time, coordinate emergency। अब हमको वो आदमी को पकड़ना है जो इमरजेंसी में वो विक्टिम के साथ था जिसका एक्सीडेंट हुआ। प्रिजर्व इंसिडेंट सीन, उसको पूरा मालूम है इंसिडेंट में वो मतलब कैसे उसको सुरक्षात्मक हॉस्पिटल ले गया। प्रिजर्व पोटेंशियल रिलेवेंट एविडेंस, जो भी वहां पे मतलब जो भी वहां पे कुछ जोखिम हुआ है उसके बारे में क्या एविडेंस है वो हमको पता करना है। व्हेन एन इंसिडेंट ऑकर, द एरिया इंचार्ज इज टू, एरिया इंचार्ज भी वहां पे होना, मतलब इंसिडेंट हुआ है तो वहां पे एरिया इंचार्ज था क्या, वो भी, उससे भी आपको कम्युनिकेट करना है। ऑर्गेनाइज इमीडिएट मेडिकल हेल्प, फायर फाइटिंग, वहां पे उसने कैसे मेडिकल का हेल्प लिया, फायर अगर आग लगी होंगी तो उसने फायर ब्रिगेड को कैसे बुलाया। टेक नेसेसरी मेजर्स टू प्रिवेंट द सिचुएशन फ्रॉम एस्केलेटिंग एंड कॉजिंग फर्दर इंजरी डैमेज, उसने कैसे मतलब क्या क्या मेजर्स लिया, क्या क्या स्टेप लिया, वो सब चीज जानकारी आपको लेना है इनिशियल रिस्पॉन्स शुरुआत में। प्रिजर्व द इंसिडेंट साइट टू एक्सटेंड पॉसिबल लाइक बैरिगेटिंग, जो भी एक्सीडेंट होता है ना तो वो जगह में आप पॉसिबल है कि आप बैरिगेट लगा दो। एंड सिक्योरिंग द सीन, वो जगह को ऐसे सिक्योर्ड कर दो, और एक कोई भी बंदा उसको कंटिन्यू सुपरविजन में वहां पे रख दो। अगर वहां पे कुछ ऐसा है कि दोबारा एक्सीडेंट हो सकता है, अगर ऐसा आपको लगता है, या तो फिर वो जगह कवर कर दो, वहां पे बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दो जाना। इंक्लूडिंग प्रोटेक्टिंग it from weather, collecting physical evidence and data records, photographing and making sketches relevant areas item at the scene। वहाँ का वेदर कंडीशन क्या था, फिजिकल एविडेंस, जैसे वो आदमी बीमार तो नहीं था, कुछ तो नहीं था, ये सब चीज, उसका पूरा चीज, उसका फोटोज और वो एरिया का जो है स्केच, वो पूरा मालूम है क्या आपको बनाना है। ठीक है, क्लासिफाइंग इंसिडेंट, अब क्लासिफाइंग कैसे करेंगे, अब वो क्लासिफाइंग कैटेगरीज कैसी रहेंगी, वो एलडब्ल्यूसी है, आरडब्ल्यूसी है, एमटीसी है, एफएसी है। अब ये हमको क्लासिफाइड करना है। वो एलडब्ल्यूसी में आएगा क्या, मैंने तो अभी बताया एलडब्ल्यूसी क्या होता है। आरडब्ल्यूसी, एलडब्ल्यूसी मतलब लॉस्ट वर्क केसेस, रिस्ट्रिक्शन वर्क, रिस्ट्रिक्टेड वर्क केसेस, एमटीसी मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट केसेस, एफएसी मतलब फर्स्ट एड केसेस दैट डिनोट, आपको आपको बताना है, आपको निरीक्षण करना है, आपको ये चीज देखना है कब वो, मतलब उसके इंजरी से क्या इम्पैक्ट हुआ है। इनिशियल रिपोर्टिंग, फील्ड इंजीनियर सुपरवाइजर शॉल रिपोर्ट टू इनिशियल रिपोर्ट इन द पोर्टल।
अब आपको पोर्टल में रिपोर्ट करना है, जो इंजीनियर्स हो गया, सुपरवाइजर्स हो गया। सुपरवाइजर तो कर नहीं सकता, ये इंजीनियर को ही करना है। पोर्टल अपने यहाँ तो पोर्टल सिस्टम है नहीं वैसे, लेकिन कई जगह क्या होता है, एक पोर्टल रहता है, ऑनलाइन पोर्टल, उसमें अगर कोई मान लो फर्स्ट एड या नियर मिस कोई भी ऐसा इंसिडेंट रहता है ना, तो वो पोर्टल में जाके उसको रिपोर्ट करना पड़ता है। इनिशियल रिपोर्ट, इनिशियल इंसिडेंट रिपोर्ट बोलते हैं उसको, प्रिलिमिनरी एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट रिपोर्ट बोलते हैं उसको। वो 15 मिनट के अंदर हमको देना पड़ता है। एरिया इंचार्ज विल वैलिडेट एंड जनरेट द इनिशियल रिपोर्ट पोर्टल विद इन 24 आवर्स ऑफ इंसिडेंट। अब एरिया इंचार्ज को जनरेट करना है 24 घंटे में, वैलिडेट करना है वो इंसिडेंट को, सब लोग को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, अभी ये हमने स्टेप 1 देख लिए इन्वेस्टिगेशन का। अभी स्टेप 2 क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम। हमको इन्वेस्टिगेशन टीम का फॉर्मेशन करना है। सबसे पहले क्या करना है, एचओडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल रिपोर्टेड इंसिडेंट आर इन्वेस्टिगेटेड। हेड ऑफ डिपार्टमेंट ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा कोई भी एक्सीडेंट और इंसिडेंट रिपोर्टिंग के लिए। इफ द एचओडी बेस्ड on some valid reason decide that it will not be necessary to conduct a formal investigation of near miss, such decision shall be clearly mentioned in portal base. On his decision he has put recommendation the corrective action preventive action in portal। यदि कुछ कारणवश वो रिपोर्ट नहीं करता एचओडी, तो उसके लिए उसको जवाब देना होगा, वो जवाबदेही रहेगा, क्यों नहीं किया, क्या कारण था, और उसका करेक्टिव एक्शन क्यों नहीं लिया, उसका पूरा जिम्मेदार वो एचओडी होगा। फॉर्मेशन ऑफ इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम, वो हम सेकंड स्टेज में ही चल रहे हैं। सेकंड स्टेप, एचओडी फंक्शनल हेड फॉर्म्स द इन्वेस्टिगेशन टीम विद इन 24 आवर्स। ठीक है, 24 आवर्स। तो जो है एचओडी फंक्शनल हेड वो इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएगा 24 घंटे के अंदर, बेस्ड ऑन द नेचर ऑक्यूपेशनल इंजरी इलनेस, आइदर एचओडी और सीटीओ चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। अब इसको क्या बोलेंगे, ये जैसे सिक्योरिटी, जैसे एचओडी बोले तो अपना मैनेजर हो जाता है, सीटीओ बोले तो इसमें सेफ्टी टीम आती है, सेक्रेटरी बोल सकते हैं अपन इसको, और कोर टीम बोले तो जो मेंबर्स है उससे जुड़े हुए, विल फॉर्म द टीम एज बिलो। ठीक है, अभी देखो अब कैसे कैसे काम रहेगा। इंसिडेंट टीम फॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑल इंसिडेंट एक्सेप्ट एलडब्ल्यूसी फैटल फायर, उसके लिए एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट जिम्मेदार रहेगा। मतलब हमारे इसमें एचओडी कौन रहता है, हमारे फंक्शनल लीड है, एक एससीएच है, उसके बाद एमपीसीएम है ना, फिर ये एचओडी में बोलेंगे। अब इसमें भी डिपार्टमेंट आता है, मतलब हाई लेवल, हाई मिड लो, है ना डिपार्टमेंट। अब उसमें जो लोड डिपार्टमेंट है उसका एचओडी कौन है, उसके हिसाब से टीम फॉर्मेशन होता है। अब ये एलडब्ल्यूसी है, एलडब्ल्यूसी लॉस्ट वर्क केस, इसके बारे में जानकारी कौन देगा, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, मतलब कोई सेफ्टी ऑफिसर, वो बताएगा क्या है। और फॉर फैटेलिटी एंड फायर, ये पूरा ग्रुप का जिम्मेदारी होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, कोर ग्रुप। हाँ, अब वन सीनियर पर्सन फॉर अफेक्टेड एरिया, मिनिमम टीम साइज 2। अब एक सीनियर पर्सन जो है वो एरिया को
संभालेगा, इफेक्ट कर सकता है। तो मिनिमम मतलब एक आदमी अकेला काम नहीं कर पाएगा वहां पे, तो उसके लिए कम से कम मिनिमम टीम साइज 2, कम से कम 2 या 2 से ऊपर हमको टीम मेंबर वहां पे जरूरी है। पर्सन ट्रेन इन रूट कॉज फेल्यूर एनालिसिस, ये देखो ये जो है ना, ये असेसमेंट के लिए आपको आ सकता है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ RCFA? RCFA का मतलब क्या होता है? रूट कॉज फेल्यूर एनालिसिस। इसके लिए भी एक स्किल होना चाहिए, जो स्किलफुल पर्सन है वो ही RCFA करेगा। रूट कॉज फेल्यूर एनालिसिस इज मस्ट, ठीक है, उसको उस चीज के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। अदर मेंबर्स आर बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द इंसिडेंट एंड कुड इंक्लूड, बाकी के जो मेंबर है उसके जो इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से वो काम करेंगे। अदर डिपार्टमेंट पर्सनल, ISP, इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर, कंस्ट्रक्शन, सिक्योरिटी, HR, HSE मेंबर, इंडिविजुअल, मतलब अदर मेंबर मतलब उसमें कौन कौन रहेंगे ये बताया जा रहा है। अदर डिपार्टमेंटल जैसे ISP, इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर होता है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, सिक्योरिटी, HR भी होता है, और HSC मेंबर होता है, इंडिविजुअल हु आर फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ इंसिडेंट, जो वहां का आई विटनेस है, जो है जिसका एक्सीडेंट हुआ उसके साथ कौन था। और अदर स्पेशलिस्ट इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत है तो एक अदर स्पेशलिस्ट भी रहेगा। अब स्टेप 3, डिटरमाइन द फैक्ट। अब हमको फैक्ट पता करना है। फैक्ट कैसे पता करेंगे? फिजिकल, मतलब वो एरिया देख के फिजिकली हमको चेक करना है वो एरिया का कंडीशन कैसा था, क्या हो रहा था वहां पे। दूसरा ह्यूमन, मतलब पब्लिक से जानकारी इकट्ठा करना, वहां के एम्प्लॉय से इकट्ठी करना, रूट को जो उसके साथ काम कर रहा था उससे इकट्ठा करना, और ऑपरेटिंग सिस्टम, वहां पे कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, इसके बारे में हमको पता करना है। फिजिकल, अब फिजिकल में कैसा रहेगा? वेदर, वहां का मौसम कैसा, काम कर रहा था, बारिश तो नहीं आ रही थी, गर्मी ज्यादा थी क्या, हाँ, या फिर वो उसके साथ किसी का झगड़ा हो गया था क्या, वो मानसिक, उसका मानसिक संतुलन खराब था क्या, मतलब ये वेदर बोल सकते हैं हम इसको। टूल्स, कौन सा टूल्स इस्तेमाल कर रहा था। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उसने कैसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बराबर पहना था क्या नहीं पहना था। मशीनरीज कौन थी, केमिकल्स में पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल। पेरिशेबल मतलब नष्ट होने वाले, जैसे पेट्रोल पेरिशेबल है, वो क्या होता है, जमीन में गिर गया तो उड़ जाता है। और नॉन पेरिशेबल मतलब नष्ट न होने वाला, डीजल, डीजल नष्ट होता है कि नहीं होता है, नॉन पेरिशेबल है। अब ह्यूमन, ह्यूमन में कौन कौन हो सकता है? एम्प्लॉय भी हो सकता है, सुपरवाइजर भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टर, वेंडर, विजिटर भी हो सकता है। कभी कभी विजिटर आते आते देखते हैं तो उनके सामने भी एक्सीडेंट कई बार हो सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, अब वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या है? ट्रेनिंग, उसका जिसका एक्सीडेंट हुआ उसका ट्रेनिंग हुआ है क्या नहीं है। अभी ये एक्सीडेंट होने के बाद की प्रोसेस है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमको क्या क्या करना है? हमको तो ट्रेनिंग लेना है पहले, उसके बाद उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है, रूल्स प्रोसीजर क्या है वो हमको देखना है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है, मैनेजमेंट ऑफ चेंज। अब क्या है, एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें हमको क्या चेंज करना है। हम क्योंकि हम वो मैनेजमेंट के हिसाब से चल रहे तो उसमें फेलियर हो गए हम, तो हमको अब उसमें चेंज करना है। हजार्ड एनालिसिस, हमने जो हीरा बनाए है उसमें उसमें उसकी एनालिसिस करना है। वहां पे जो काम कर रहा था उसमें हजार्ड्स में कौन सा हजार्ड्स था वो, उसमें एनालिसिस करना। इलेक्ट्रिक से हुआ या फिर हाइट से हुआ या केमिकल से हुआ। उसके बाद ऑडिटिंग, कम्युनिकेशन, कल्चर, ये क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। गैदरिंग इंफॉर्मेशन, इंटरव्यूइंग, अब हमको इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी है। इंट्रोड्यूस, इस्टेब्लिश रिपोर्ट, उसके बाद क्या करना है हमको, रिपोर्ट को क्या करना है, बनाना है और सबके सामने रखना है। जज स्टेट ऑफ माइंड,
और आपको ये भी जज करना है आपके दिमाग में क्या बोलना है। रीस्टेट पर्पस, उसको हमको मतलब हमारा पर्पस क्या है कि वो उसको बार बार हम रिमाइंड करते रहे, बताते रहे उसमें हमने क्या क्या पुनरावृत्ति की है। लिसन एंड डेमोस्ट्रेट इंटरेस्ट और एंड कंसर्न, अब हमको सुनना भी है और डेमोस्ट्रेट मतलब वो बताना है, वो पिक्चर बनाना है सामने वाले को, समझ गए। हमारा कंसर्न ये रहेगा और उससे हमको सवाल भी पूछना है। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हाउ। व्हाट मतलब क्या, व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, और व्हाई मतलब क्यों और कौन था और कैसे हुआ। ये वाई वाई एनालिसिस बोलते हैं इसको, ठीक है। फॉलो द सीक्वेंस, जनरल, ओपन, स्पेसिफिक, क्लोज, ठीक है। ये सीक्वेंस रहेगा, पहले जनरल रहेगा, फिर स्पेसिफिक रहेगा, उसके बाद क्लोज रहेगा। रिफ्लेक्ट मीनिंग, रिफ्लेक्ट फीलिंग, जो भी आप पूछोगे उसमें कुछ मीनिंग रहना चाहिए, मीनिंगलेस नहीं रहना चाहिए। नहीं तो अपन वो सामने वाले से बात कर रहे हैं, भाई तूने चाय पिया था क्या, नाश्ता किया था क्या, ये फालतू के सवाल अपने को नहीं करना है। अपने को सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट सवाल करना है और उसका फीलिंग भी देखना है, वो बराबर मतलब वो बताने लायक है कि अगर वो घबराया हुआ है तो उसको थोड़ा सा एक साइड में बिठाओ, उसको पानी पिलाओ और उससे पहले प्यार से बात करो, भाई तू सब टेंशन मत ले, हम हमको तू इंफॉर्मेशन देगा तो तेरा कुछ भी नहीं होगा, तेरे को अवार्ड देंगे करके मोटिवेट करना है उसको, सामने वाले को। अब स्टेप 4, डिटरमाइनिंग की फैक्टर्स। अब हमको उसका रूट कॉज ढूंढना है। फनेल द इंफॉर्मेशन गैदर्ड, डिटरमाइन की फैक्टर, RCFA, रूट कॉज फेल्यूर एनालिसिस। रूट कॉज फेल्यूर एनालिसिस आइडेंटिफाइज द कॉज ऑफ फेल्यूर, की फैक्टर्स। अब ये तीनों चीज में हमको एक मेन चीज निकालना है कि सही क्या है, फैक्ट क्या है। फिजिकल में हमने को निकालना है, ह्यूमन के थ्रू निकालना है, सिस्टम के थ्रू निकालना है, कहाँ पे गड़बड़ हुई है। ये तीन चीजों में से हमको इंफॉर्मेशन निकालना है। RCFA प्रिंसिपल्स, फाइंड फर्स्ट, फाइंड फिजिकल की फैक्टर। पहले हमको फिजिकल की फैक्टर में जाना है, उसमें पता करना है फिजिकली गड़बड़ क्या थी। उसके बाद ह्यूमन की फैक्टर, आदमी में गड़बड़ क्या थी। उसके बाद सिस्टम में गड़बड़ क्या थी। ये तीन चीज में हमको RCFA मतलब रूट कॉज फेल्योर एनालिसिस में ये हमको पता करना है, देखना है। इंपॉर्टेंस ऑफ की फैक्टर क्या है फिजिकल फैक्टर्स में, अफेक्ट वन फेल्यूर। अब फिजिकली कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से फेल्योर है, मशीन खराब थी क्या, या फिर वो जगह खराब थी क्या, वहां पे कोई ऑयल तो नहीं डला था, स्लिप क्यों हुआ, ये सब चीज फिजिकल फैक्टर में आएगा। ह्यूमन फैक्टर, अब उसमें कोई आदमी, एक आदमी जो अफेक्ट हुआ है मतलब उसको चोट लगी है, उसके साथ दूसरे आदमी को भी कुछ चोट लगी है क्या, और वो क्यों लगी है, कैसे लगी है, वो आदमी की गलती क्या थी, वो दारू पी के तो नहीं था, या फिर वो आदमी कुछ उसका किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ, या उसका माइंड डिस्टर्ब तो नहीं था। ये चीज हमको पता करना है। उसके बाद सिस्टम फैक्टर, अब सिस्टम में वहां पे सुपरविजन कैसा था, वहां पे उसको पीपी दिए थे क्या, या फिर वहां उसको जबरदस्ती काम कराया जा रहा था क्या, ये सब चीज सिस्टम फैक्टर में आता है। वाई ट्री इन RCFA, मतलब वाई का मतलब क्या है RCFA में। RCFA यूजेस सिंपल टेक्निक आस्किंग वाई टू गेट टू की फैक्टर्स। हम सवाल करेंगे क्यों, क्यों हुआ एक्सीडेंट। वाई ट्री यूज सिंपल बट पावरफुल लॉजिक, कॉज एंड इफेक्ट। जैसे साइंस का इन्वेंशन किया था ना गैलीलियन गैलीली ने, ये गैलीलियन गैलीली क्या है, साइंस का फादर है, बराबर है। साइंस का जो इन्वेंशन किया साइंटिया ये जो है एक ग्रीक वर्ड है, सॉरी लैटिन वर्ड है, वो लैटिन वर्ड से साइंटिया वर्ड साइंस बना है, समझ गए। और इसका संशोधन किसने किया है, गैलीलियन गैली, नाम बहुत नाम
बहुत खतरनाक नाम है, वो नाम याद करना थोड़ा सा तकलीफ देता है, लेकिन जानकारी लेना तो जरूरी है, छोड़ भी नहीं सकते ना अपन। और उसी ने ये चीज निकाला, पर्यावरण में क्या चल रहा है, व्हाई, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, क्या, इसी से तो हम डेवलप किए ना। हमने साइंस में 3 शाखाएं निकली है उसमें। उसके बाद साइंस में 3 शाखाएं कौन सी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, उसमें भी शाखाएं है। मतलब हम पहले उसने पता किया साइंस। साइंस मतलब साइंटिया मतलब वो चीज होती है, हमारे पर्यावरण, हमारे जीवन और हमारे जो केमिकल से या कोई भी पदार्थ है, सजीव और निर्जीव, वो दोनों चीज के बारे में ध्यान पूर्वक अध्ययन करना, उसको हम साइंस कहते हैं। सजीव या निर्जीव कोई भी चीज के बारे में अध्ययन करना मतलब साइंस। तो वाई टेक्निक जो है, वाई टेक्निक बहुत यूजफुल होती है किसी भी चीज के लिए, ठीक है। तो ये पावरफुल, इसीलिए बोला गया है व्हाई ट्रीज यूज सिंपल बट पावरफुल लॉजिक, कॉज एंड इफेक्ट। वी स्टार्ट विद द इफेक्ट एंड आस्क द क्वेश्चन व्हाई डिड इट हैपन टू अराइव द पॉल। कभी भी देखना इसका इफेक्ट क्या होता है, अगर हम सवाल करेंगे ना व्हाई, क्यों ऐसे हुआ, तो अगर हम ऐसे सवाल करते रहेंगे ना तो हम रूट कॉज तक जरूर पहुंचेंगे। इसीलिए अपने अपने आपको आप डेवलप करो। आप जहां पे काम कर रहे हैं ना, देखो जो भी हम लोग काम कर रहे हैं ना, उस काम को आप पैशन बनाओ। यदि हम कोई भी काम को अगर बोझ समझ के करते हैं ना, तो वो काम काम नहीं लगता, मानसिक संतुलन बिगड़ता है उससे। अगर कोई भी काम को आप पैशन के तौर में इंटरेस्ट से करें तो वो काम काम नहीं होता, खेल लगने लगता है अपने को, समझे। और उससे आपका स्किल भी डेवलप होता है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको आपका स्किल डेवलप करना पड़ेगा। आपको अपने आप में सोना बनना पड़ेगा, सोना, लोहा नहीं बनना है। सोने से ज्यादा काम का क्या है, काम कौन सा धातु आता है, लोहा। लेकिन कीमत किसकी है, सोने की, क्योंकि उसकी वैल्यू है। वो लाखों में मतलब वो कम पाया जाता है, इसीलिए उसकी ज्यादा वैल्यू है। लोहा क्या है, हर जगह मिलता है। तो हमारे को ऐसी स्किल लाना है कि हम 100 में से अलग हटके रहे, समझे। अगर हम 100, अगर हम 100 लोग हैं, 100 में अगर हमारी स्किल सबसे अच्छी है तो कंपनी किसको पहले लेंगी, हमको लेंगी। अपने आप को आप पहचानो, अपने आप से सवाल करो हम क्या कर रहे हैं, हम कंपनी में सही में इफेक्टिव है क्या, अगर हमारा पेमेंट बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। तो हम कोसते किसको है, कंपनी को कोसते। अरे अपने आप को कोसो ना, पहले अपने आप को देखो कि आप उस लायक हो क्या, समझ गया। यदि आप अपने आप को पहचान जाओगे और आपने अपनी गलतियों को बताना शुरू किया तो आप अच्छे इंसान बनोगे, आप अच्छे एम्प्लॉय बनोगे, ठीक है। तो यही वाई का मतलब है। इससे हम क्या करते हैं, रूट कॉज तक हम पहुंचते हैं। देखिए हाउ मेनी टाइम्स डू वी आस्क व्हाई। फेल्यूर इवेंट में क्या, पहले फिजिकल फैक्टर में व्हाई मतलब वो फिजिकल मतलब क्या है, वो जगह का इन्वेस्टिगेशन करना, वो जगह में क्यों एक्सीडेंट हुआ, वो जगह कहीं खराब थी क्या, वहां पे केबल का कंडीशन क्या था, वो आदमी, वो जगह कैसी थी जहां पे वो खड़ा होकर काम कर रहा था। मतलब ये फिजिकल फैक्टर हो गया वाई वाई। और ह्यूमन फैक्टर में वाई वाई क्या हो गया, वो आदमी की, वो आदमी का एटीट्यूड कैसा था, समझ गया। उसका सेफ्टी, वो 2-3 बार उस पर कोई पेनल्टी तो नहीं फटी है क्या है, ये चीज हमको, ये चीज की तरफ हमको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद सिस्टम, सिस्टम कैसा था वहां का, मतलब कल्चर कैसा था, वहां की जो टीम वर्क है वो कैसा है, मतलब लोगों में झगड़ा तो नहीं हो रहा, या फिर कुछ किसी ने किया तो नहीं है काड़ा, ऐसा ये सिस्टम में आता है। सिस्टम हमारा टीम वर्क का होना चाहिए, ये की फैक्टर्स है, समझ गए। एक्सपीरियंस शो दैट वी शुड आस्क एटलीस्ट 5 times गेट ऑपरेटिंग सिस्टम।
5 टाइम्स देखिए, 1 2 3 4 5, ये 5 बार हमको वाय वाय करना है। अभी स्टेप 5, डिटरमाइन सिस्टम टू बी स्ट्रेटन। अब हमको मजबूती से पता है क्या, वो सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है। हमको रूट कॉज एकदम रियल फैक्ट में हमको रूट कॉज का पता करना है। द की फैक्टर शुड आइडेंटिफाई दोज सिस्टम इंक्लूडिंग PSM, प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट। इसी को हम प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट एलिमेंट कहते हैं, जो दैट नीड टू बी स्ट्रेटन, जिसके वजह से हम जो स्थिति है उसको मजबूत कर सकते हैं। अब देखो, डिटरमाइनिंग सिस्टम टू बी स्ट्रेटन, कैसे हम उसको मजबूत बनाएंगे, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, हम उसको परफॉर्मेंस देखेंगे, ट्रेनिंग देखेंगे, ट्रेनिंग देंगे उसको। मैनेजमेंट ऑफ चेंज, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्टिंग, जो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमको चेंज करना है, वहां के सिस्टम में चेंज करना है हमको। ऑडिटिंग, ऑडिट करेंगे, और ऑडिटिंग में बार बार हम मालूम है क्या, वो चीज पे ज्यादा फोकस करेंगे। इमरजेंसी प्लानिंग एंड रिस्पॉन्स, अब इमरजेंसी में वहां अगर वैसा केस ना हो तो, और इमरजेंसी हमको प्लानिंग करना है, इमरजेंसी में हमारी कहाँ भूल चुक हुई है। इमरजेंसी प्लानिंग बोले तो जैसे हम मॉक ड्रिल करते हैं ऑफिस में, ठीक है, या फिर साइट में मॉक ड्रिल करते हैं। समझ में आ रहा है मॉक ड्रिल मतलब क्या होता है? एक्सीडेंट में हमको जस्ट ऐसे एक दिमाग में लाना है कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, तो एक्सीडेंट के बाद हमको क्या करना है, इसकी प्रोसेस, इसकी एक्टिंग मॉक ड्रिल होता है। जैसे हम ऑफिस में सब लोगों को इवैक्यूएट करते हैं, बाहर निकलते हैं और अलार्म बजाते कि आग लग गया। आग लगती नहीं है, पर हम एक ट्रेनिंग लेते हैं ताकि अगर सही में आग लगे आदमी कैसा रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, वैसे ही हमको इमरजेंसी प्लानिंग एंड रिस्पॉन्स बनाना है। कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस, अब कॉन्ट्रैक्टर का सेफ्टी और उसका परफॉर्मेंस बढ़ाना है। ऑपरेटिंग प्रोसीजर, सेफ प्रैक्टिस, इसको बढ़ावा देना है। लीडरशिप बाय एग्जांपल, एक लीडर जो रहता है सच्चा लीडर, उसका एक एग्जांपल पेश करना है हमको। सफिशिएंट एंड कैपेबल रिसोर्सेज, अब हमारा जो रिसोर्सेस है वो सफिशिएंट है क्या नहीं है, कैपेबल है क्या नहीं है, ये भी चेक करना है। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, इसमें इन्वॉल्वमेंट करना है एम्प्लॉय का। एक्टिव लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, अब हमको जो है उसका कम्युनिकेट करना है, वो सक्रिय हुई है क्या नहीं है, वो कम्युनिकेशन सही में बराबर है क्या नहीं है। मतलब कम्युनिकेट हमको स्ट्रांग करना है। जैसे मैंने अभी किसी को बोला मेरे को साइड में जाना है भाई, और वो सामने वाला बोल रहा है हाँ सर मैं बताता हूँ, उसके बाद उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि साइट चालू है क्या नहीं है, उसको फोन करना। फिर मैं पूछता हूँ, मैं सवेरे भाई निकल गया, मेरा कल बात हुआ था तुमसे कि मेरे को साइड में आना है करके, लेकिन वो क्या बोलता है, अरे तो ऐसा है आदमी तो वहां पे आ ही नहीं है। अरे तो तुमने बताना चाहिए ना भाई। मैं जब तुमको बोला कि मैं कल आ रहा हूँ, आपने क्या बोला मैं बताता हूँ। बताता हूँ मतलब वो क्या हो गया, अधूरी जानकारी होगी। उसका फोन की, इसका मतलब मेरे दिमाग में क्या है कि वहां पे साइट, समझ गए, उसने मेरे को कम्युनिकेट नहीं किया। जब मैं निकल गया उसके बाद बताता अरे आपने मेरे को वो मैं वहां पे आदमी नहीं आया, और उसका जो सुपरियर है वो बता रहा है कि वहां पे काम चालू है। बराबर है, ये होता है मिस कम्युनिकेशन। ये जो कम्युनिकेशन है ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है हमारे कार्य में। मिस कम्युनिकेशन बहुत डेंजर चीज है, इसी से एक्सीडेंट भी होते हैं, याद रखना। समझ गया? ट्रेनिंग में तो अलग नहीं है, आपको एक टीम समझ के काम करना है। वर्कर भी इंसान है, सुपरवाइजर भी इंसान है, उसको गलत ट्रीट नहीं करना कि अरे ये तो लेबर है। समझे? कंसिस्टेंट विद प्रोसीजर, एब्सेंट ऑफ शॉर्टकट। शॉर्टकट अगर कोई करता है तो उसके तरफ ध्यान रखना है। एक्सीलेंट हाउसकीपिंग, हाउसकीपिंग जो है हमारे साइड में प्रॉपर रखना है। हाउसकीपिंग के वजह से 40% सॉरी 60% एक्सीडेंट होते हैं, याद रखना।
इसीलिए हाउस कीपिंग बहुत जरूरी है साइट पे। स्टेप 6, रिकमेंडिंग करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। अब हमको करेक्टिव एक्शन लेना है और प्रिवेंटिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन क्या है, जो हमने तुरंत एक्शन ली है। प्रिवेंटिव एक्शन मतलब फ्यूचर में वो चीज ना हो, उसके लिए जो एक्शन ले रहे हो उसको प्रिवेंटिव एक्शन बोलते हैं। वंस द की फैक्टर एंड वीक सिस्टम आर आइडेंटिफाइड, make practical recommendation that will prevent recurrence of accident। अब हमने रूट कॉज पता कर लिया, की फैक्टर पता कर लिया कि कमजोरी सिस्टम में कहाँ है, उसको आइडेंटिफाई भी कर लिया। उसके बाद हमको क्या करना है, उसको लागू करना है ताकि एक्सीडेंट दोबारा ना हो। करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन शुड एड्रेस ऑल की फैक्टर्स एंड इंक्लूड फॉलोइंग। अब ये करेक्टिव एक्शंस और प्रिवेंटिव एक्शन का पता करके, मतलब 3 तरीके से हम पता करेंगे। ये जो सामने लिखा है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्शन, अपने एक्शन का एक्शन क्या लिया है उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, बताना है लोगों को। पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन, जो इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं उसके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो ऐसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन को हमको पकड़ना है। कंप्लीशन डेट, उसका डेट कब तक कंप्लीट होगा ये टारगेट हमको देना है। रिकमेंडिंग करेक्टिव एक्शन, उसका आगे रिकमेंडेशन शुड बी एक्सेप्टेड टू द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी एंड आल्सो अफेक्टेड एचओडी। अब इसका जो है सिफारिश आपको करना, ये इसकी सिफारिश जो है ये हमको स्वीकार्य करना होगा, ठीक है। और ये स्वीकार करने के लिए वो एजेंसी भी जिम्मेदार, एजेंसी पे भी उसका इफेक्ट होगा और एचओडी पे भी उसका इफेक्ट होगा वो जिम्मेदारी लेने के लिए। रिकमेंडेशन डेट शुड बी डिसाइड विथ मेटिकुलस प्लानिंग। मेटिकुलस क्या होता है, मतलब मेटिकुलस बोले तो एक बारीकी, जो निष्कर्ष कहते हैं ना, जैसे अध्ययन करते हैं, मेटिकुलस उसी को बोलते हैं बारीक प्लान। मतलब एकदम अंदर घुस के एकदम सुचारू रूप से उस चीज के बारे में जानकारी लेना, मतलब मेटिकुलस बोलते हैं उसको, मेटिकुलस प्लानिंग, ठीक है। वो अपने को उसकी डेट देना है। रिकमेंडेशन शुड बी लिमिटेड टू बी अफेक्टेड एरिया, और जो एरिया में एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में भी सिफारिश होनी जरूरी है, उसका इंप्लीमेंट होना जरूरी है। अब डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन, द फाइनल इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट शुड बी मेड इन द फॉर्मेट एज गिवन प्रोसीजर। अब जो फाइनल एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो होता है उसको हमको प्रोसेस कैसे करना है। द रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड बाय टीम लीडर विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। अब हमको वो टीम लीडर को सर्टिफाइड टाइम पीरियड, मैंने बताया था 24 घंटे के अंदर हमको देना है रिपोर्ट। शेयर लेसन लर्न वाइडली, हमने जो वो एक्सीडेंट से क्या सीखा है, क्या वो हमने जानकारी इकट्ठी की है, वो सब चीज सभी एम्प्लॉयज को हमको बताना है। विद ऑल कंसर्न एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज विद अफेक्टेड साइट। आपके वेंडर को भी बताना है, एम्प्लॉय को भी बताना है, पूरे कंपनी के टीम मेंबर को आपको करना है, बताना है। फॉलो अप, डेवलप अ सिस्टम, इंश्योर दैट रिकमेंडेशन रिसीव प्रॉम्प्ट अटेंशन। अब हमको ये चीज पता, फॉलोअप भी लेना है कि सिस्टम डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ है। इंश्योर पीरियोडिक स्टेटस रिपोर्ट एचओडी सीटीओ अंटिल रिकमेंडेशन आर एक्टेड ऑन क्लोज आउट। ये हमको इंश्योर करना है कि करना है कंप्लीट होने के बाद, और रिपोर्ट करना है कि वो सब क्लोज आउट हो चुका है। ये एचओडी और सीटीओ की जिम्मेदारी है, ठीक है। अब बताओ इसमें किसी का कोई सवाल जवाब है, किसी को कुछ पूछना है, किसी का कोई शंका कुशंका कुछ है, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है किसी को, बोलो। एनएलडी टीम में से कौन कौन है यहाँ पे, बताओ। एनएलडी टीम से कौन कौन है? सर खपोली से रईस राजपूत।
अच्छा, रईस राजपूत है। सर एक सेकंड, मैं एक काम करो, स्क्रीन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, बोलो, अरे बोलो ना, स्क्रीन नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है। अभी ये देखो, ये चार्ट दिख रहा है, ये चार्ट, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसा नाम लिखना है, आशीष सोनी, नागपुर। अब यहाँ पे आपको लिखना है NLD या इंट्रासिटी, आप जो भी मतलब फंक्शन हो, सभी लोग अभी सटासट लिख के मेरे को भेजो, मैं 5 मिनट के मतलब 5 मिनट में सभी लोग लिख के भेजो अभी, ठीक है? और जितने लोग भेजोगे उतने लोगों को अटेंडेंस लगेगा, ठीक है? किसी का कोई सवाल जवाब है, किसी को कोई शंका कुशंका, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, किसी के मन में कुछ सवाल है, डाउट है? नॉलेज शेयरिंग में आप लोग सब शामिल हुइए, नॉलेज लो और अपना स्किल बढ़ाओ और आगे बढ़ो। स्किल बढ़ाओगे तो आप लोगों को ही फायदा होगा। अपने आप को पहचानो, आप लोग जिस दिन अपने आप को पहचानो उस दिन फिर आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, ये भी बात ध्यान रखना। इंसान में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। चलो ठीक है, सेशन समाप्त करते हैं। किसी का कोई सवाल जवाब है? फिर से एक बार पूछ रहा हूँ, किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है सेफ्टी से रिलेटेड? और अभी जो है, अभी से आप लोगों को बता दे रहा हूँ, अपना एरिया में सेफ्टी कार्ड आपको मेंटेन रखना है। सेफ्टी कार्ड में सीरियल नंबर होना जरूरी है और वो ऑन डॉक्यूमेंटेड होना जरूरी है। और हर किसी का सीरियल नंबर भी लेना है आप लोगों को। किसी को कुछ इससे रिलेटेड कोई इश्यूज है तो मेरे को पूछ सकते हैं, ठीक है? इस जो सेफ्टी कार्ड है सर, वो कार्ड मिलेगा, सेफ्टी कार्ड, ठीक है, चलो फिर किसी को कुछ सवाल है? फिर से पूछ रहा हूँ, सेफ्टी कार्ड कहाँ से मिलेगा? सेफ्टी कार्ड आपको वेंडर को बोलना है कि आप बोलना सेफ्टी कार्ड कोई प्रिंटिंग प्रेस में बना लो, 100-150। अच्छा, नहीं पहले इधर से तो मिलता था। कहाँ से मिलता था? कभी वो सेफ्टी के वाले आते थे, पाटिल साहब थे पहले एक बार, उन्होंने लाकर देते थे पहले। पाटिल साहब हार्ड कॉपी देते थे क्या सॉफ्ट कॉपी देते थे? हार्ड कॉपी, जितना सेफ्टी कार्ड का साइज रहता है ना, उसी साइज के ठीक है, हमारे पास 20-25 पेज। ठीक है, आपका बोलना भी
यदि कंपनी अगर बना के देता है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। पहले देते थे, अभी लेकिन नहीं अगर दिया। नहीं बनाया, यदि कंपनी देता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बात करूंगा सर से इससे रिलेटेड, है ना। ठीक है। और किसी का कोई सवाल जवाब? 5,000 हाँ, और किसी का कोई सवाल जवाब? और किसी को कुछ पूछना है? चलो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू सर।